नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे प्राइम टाइम शो मंथन में आपका स्वागत है। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं एसआईआर में आधार, नागरिकता में निराधार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। विशेष पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया यानी कि एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को संकेत दिया है कि आधार कार्ड को भी एक वैध पहचान पत्र माना जा सकता है। चुनाव आयोग ने इसे वोटर पहचान के लिए 12वें विकल्प के रूप में मान्यता दी है। अब सवाल उठता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो इसे वोटर पहचान में शामिल करना लोकतंत्र की पारदर्शिता पर असर डाल सकता है क्या? इस मसले पर कुछ लोगों का यह भी मत है कि क्या आधार को मान्यता मिलने से फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट एंट्री को रोका जा सकेगा। अब सवाल यह भी है कि क्या आधार से लोकतंत्र मजबूत होगा या विवाद और गहराएगा। एसआईआर प्रक्रिया के बीच सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने आधार को पहचान का दर्जा दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी होगी या फिर विवाद और बढ़ेंगे। अगर वोटर लिस्ट में आधार को मान्यता मिल सकती है तो नागरिकता साबित करने में क्यों नहीं? क्या आधार सिर्फ पहचान है, नागरिकता का प्रमाण नहीं? क्या चुनावी प्रक्रिया और नागरिकता के मानदंड जो है वो अलग होने चाहिए? आज की डिबेट में हम यही जानेंगे कि आधार वोटर पहचान का सबसे भरोसेमंद दस्तावेज है या फिर लोकतंत्र पर मंडरा रहा नया संकट। और अगर एसआईआर में आधार मान्य है तो नागरिकता में यह निराधार क्यों है? सबसे पहले हम प्रशांत भूषण की बात सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। Court partially heard the Bihar SIR case again. The main issue which was discussed today was whether Aadhaar is being accepted by the Election Commission even as a standalone document. We showed to the court that despite 3 orders of the court that Aadhaar should be accepted along with the other 11 documents specified by the Election Commission, the Election Commission had issued notices to various block level, booth level officers saying that why are you accepting Aadhaar as a standalone document? You show cause why disciplinary proceedings should not be taken against you. On seeing that, the court has ordered that the Aadhaar should be accepted as the 12th document, even as a standalone document, and that the Election Commission must issue instructions to all the officers holding this SIR in Bihar. तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 12वें प्रपत्र के विकल्प के तौर पर आधार को अब मान्यता दी गई है। लेकिन अब सवाल यही है कि जब चुनावी प्रक्रिया में आधार को मान्यता मिल सकती है, एसआईआर प्रक्रिया में मान्यता मिल सकती है, तो फिर नागरिकता में आधार को मान्यता क्यों नहीं? इस विशेष चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रूपेश कुमार झा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बीडी नकवी जी पूर्व जज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुरुथी वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही अजय शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष शर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी विशिष्ट मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद आमीन का रुख कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये नया फैसला आया है बिहार में चुनाव के बीच, एसआईआर के बीच, अब आधार, वो आधार जिसको लेकर सबसे ज्यादा बहस देखने को मिली, सबसे ज्यादा विवादों में रहा, क्योंकि माना जाता है कि आधार जो है डुप्लीकेसी आधार के मामले में बहुत पाई जाती है या ऐसे आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अब 12वें प्रपत्र के रूप में आधार को मान्यता मिलना, दूसरी तरफ आधार को
लोकतंत्र की प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में पहचान पत्र के रूप में उसको मान्यता मिलना चूंकि अब मिल चुकी है, लेकिन नागरिकता के मामले में उसको निगलेक्ट करना या उसको कहना कि ये नागरिकता इससे सिद्ध नहीं होती है, ये इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक सवाल है आधार कार्ड का, तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल था। और इससे पहले याद होगा कि आधार कार्ड को ही माना जाता था वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए, वो एक प्रूफ हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और इसमें काफी बदलाव देखे गए कि लोग फोर्जरी से बनवा लेते थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस बात को सोचा कि आधार को न रखा जाए। लेकिन फिर भी पार्टियों के द्वारा आग्रह करने के द्वारा हमारे जो पार्टियां थी, स्टेक होल्डर, उनको भी कहना था कि भाई इसको शामिल किया जाए। वो लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट में ये बात हुई। लेकिन बात देखा जाए तो कहीं तक सही है कि इसको सही लेना चाहिए था, और आज उसको 12वां पॉइंट बना दिया गया कि जहां 11 लिए गए वहां 12वां भी इसको स्थान दिया जाना चाहिए। इससे पहले जो डिसीजन आया था उसमें कहा था आधार कार्ड को कंसीडर किया जाए। ठीक बात है, क्योंकि आधार कार्ड के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, उसके सारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, सारा उसका पता होता है, हर चीज उसके अंदर होती है और नेट पे भी उपलब्ध होता है। हाँ, ये फोर्जरी के लिए कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी चाहे तो उसकी सत्यापन कर सकते हैं, या सत्यता जांच की जा सकती है कि फोर्ज बना हुआ है या ये रियल है या सही है, इसको देखना होगा। और आप अपने फोन की थोड़ी रोशनी बढ़ा लीजिए जी सर, आप अपनी बात कंप्लीट करें। श्रुति मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर, आप अपनी बात कंप्लीट करें। डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि ऐसा है, जो इस तरह की बातें की गई हैं, लेकिन बात वही आके वहीं पर रुक गई है कि जहां तक देखा जाए तो देखा गया है कि पासपोर्ट भी फर्जी लोग बनवा लेते हैं, फर्जी नागरिकता भी ले लेते हैं। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए अगर इस बात को किया गया है, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बात है। और ये याद होगा आपको कि जब मिस्टर गणेशन थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस वक्त क्या कहा गया था? गणेशन जी चाहते थे, जब ये शुरू किया जा रहा था आधार कार्ड, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा है कि आधार कार्ड को हेड को बुलाया था, सभी अधिकारियों को बुलाया था और कमीशन की मीटिंग हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि इसको ही एक हमारा वोटर कार्ड ही एक कार्ड बना दिया जाए जिसमें आधार कार्ड की जरूरत ना हो, सारी फॉर्मेलिटीज इसी के अंदर हो। लेकिन उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको नकार दिया था और उसको मना कर दिया था, और ये कहा था आधार कार्ड बनेगा, अपना वोटर कार्ड आईडी कार्ड अलग से बनाइए। इसलिए आज ये प्रॉब्लम्स आई हैं। हमेशा समय समय पर इलेक्शन कमीशन अच्छे समाधान लेके आता रहा है, जो आज इस तरह की स्थिति पैदा हुई और लोग कोर्ट गए और कोर्ट के बाद आधार को कहा गया। क्योंकि आज देखिए, आधार हर जगह मान्यता है, आधार देखिए हर जगह मांगा जाता है, चाहे बैंक कार्ड हो, चाहे आप कोई लाइसेंस बनवाने जाएं, पासपोर्ट बनवाने जाएं, हर जगह आधार की जरूरत होती है। आधार एक ऑथेंटिक कार्ड है, अगर किया गया तो बहुत अच्छा है, इसे स्वागत योग्य है। लेकिन सर, इसको नागरिकता के तौर पर सभी महत्वपूर्ण चीजों में अगर आधार मान्य है, जरूरी भी है, तो फिर नागरिकता में आखिर क्या दिक्कत है? और फिर चुनावी प्रक्रिया में हमें लगता है कि भारत का नागरिक जो होगा उसी को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, और नागरिकता इससे सिद्ध नहीं होती है और वो व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया में भाग लेगा। देखिए, मैं विदेश मंत्रालय में भी रहा हूँ जी, एज ए डिप्लोमेट। तो रूल ये है कि आप आधार कार्ड तो बनवा सकते हैं, पासपोर्ट बनवाने के लिए काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। पासपोर्ट के लिए हर चीज वैधानिक होनी चाहिए, जहाँ सवाल है। तो इसीलिए इस बात को रखा गया है कि ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। बात सही है, क्योंकि उसको सही किया जाना चाहिए और उसी देखा जाना चाहिए। ठीक है, आप सर हमारे साथ जुड़े रहिए। रूपेश कुमार झा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपेश जी, क्या लगता है, वैसे बिहार में तमाम मतदाताओं को अब जरूर इस फैसले के बाद राहत मिली होगी, तमाम लोगों के जो इसकी वजह से मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ पा रहे होंगे, या जो उनको समस्या आ रही होगी आधार की मान्यता न होने की वजह से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 11 जो प्रपत्र थे उनको अब तक मान्य किया था, उनकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, जो मान्य दस्तावेज थे वो 11 थे। अब 12वें के तौर पर आधार कार्ड को मान्यता मिली है। अब चूंकि आधार कार्ड को मान्यता मिल गई है, आधार कार्ड के मामले में काफी विवाद पैदा हुआ कि तमाम जो है बांग्लादेशी बिहार में हैं और तमाम अन्य देशों के जो नागरिक हैं वो
डुप्लीकेट आधार बनवाकर वहां मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। चूंकि अब उनको आधार मान्यता दे दी गई है, क्या लगता है आपको इससे क्या फर्क पड़ने वाला है और इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? जी, सबसे पहले नमस्ते जी। और सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद साहब को मैं धन्यवाद। उन्होंने सारी विषय वस्तु को रखा जी। आधार को 12 में न्यायालय क्या हुआ, लेकिन साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आधार कार्ड की प्रामाणिकता की जांच कर फिर वोटर आईडी कार्ड में उसकी असली होने का पहचान जी। ये न्यायालय जस्टिस बेंच ने दिया। तो सब आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा हुआ है, इस बात को आपको समझना होगा जी। इसके पीछे बहुत सारी वजह है, क्योंकि जब आधार कार्ड बनवाने की शुरुआत हुई उस टाइम में ना तो कोई प्रपत्र लिया था, ना ही कोई डॉक्यूमेंट लिए जाते थे और आसानी से आधार कार्ड रहा जी। तो इसमें शिकायत और बाहरी होने का बहुत सारे लोगों ने, बाहर के लोगों ने भी बनवा लिया। तब धीरे धीरे इसमें कड़ाई की। पहले आधार सेंटर हमारे 50-100 मीटर के अंदर में बहुत ज्यादा, अभी नाम मात्र के एक शहर में 1-2 या बैंकों के पास। जब इसमें शिकायतें आई तब इसको रोके। माननीय न्यायालय का आदेश 12वें विकल्प के तौर पर, प्राथमिकता नहीं है उसमें, 12वें विकल्प के तौर पर है। उसमें भी अधिकारियों को यह है जो उसकी सत्यता की जांच कर ले, वो आदमी यहाँ के नागरिक है या नहीं। तो यहाँ पे विवाद तो वैसे भी समाप्त हो जा रहा है, लेकिन दस्तावेज के तौर पर जैसे हमारा और या आपका है या यहाँ के है, उनके लिए तो बहुत ही सहज चीज है और बहुत ही अच्छी चीज। इसमें सबसे बड़ी बात है, इस पे सरकार और इसके जुड़े हुए ध्यान देना होगा कि इसमें जितने भी बाहरी लोग जुड़े हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए। माननीय न्यायालय का आदेश है तो सबको मानना होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं जी, क्योंकि यहाँ बांग्लादेशी वगैरह बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र का हूँ इसमें नए नए चेहरे हमारे इर्द गिर्द नजर आते हैं। जब पूछने पर पता चलता है ये कहाँ के, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती और बड़े आसानी से ये लोग आधार बनवा लेते हैं। जब हम लोग उनसे पूछते हैं जो वोटर आईडी आता है तो बोलते नहीं, वो नहीं है हमारा। तो इस चीज पे माननीय न्यायालय को भी ध्यान देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन का ये आरोप तथ्य से परे नहीं है या गलत नहीं। इतना ही मैं कहूंगा, आगे हमारे विद्वान ठीक है, आप उनकी राय ले सकते हैं। ठीक है, आप जुड़े रहिए। रूपेश कुमार झा जी हमारे साथ, बीडी नकवी जी पूर्व जज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब विशेषज्ञ हैं, वो जानकार हैं, उनसे जानते हैं। बीडी नकवी जी, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे आप देखते हैं? दूसरी तरफ आधार की अगर बात करें, आधार की प्रमाणिकता की अगर बात करें, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार मान्य होगा 12वें दस्तावेज के रूप में, दूसरी तरफ वो सही है गलत है इसकी जांच की जा सकती है। लेकिन नागरिकता के अगर मामले में अगर उसकी जांच की जा सकती है सही है या गलत है, तो जब आधार सही है, जो व्यक्ति जिसका आधार सही है, तो नागरिकता में उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? और दूसरी चीज, जो व्यक्ति भारत का नागरिक है उसी को मतदान की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। और यहां पर विरोधाभास यह है कि नागरिकता उससे प्रमाणित नहीं हो रही, लेकिन वो व्यक्ति आधार के आधार पर वो जाके चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। नकवी सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। नकवी सर फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। एक नोटिफिकेशन आपको मिल रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज मिल पाएगी। जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा है कि देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर करना पड़ा, वरना आधार को नहीं कंसीडर कर रहे थे ये लोग इलेक्शन कमीशन वाले। तो पहला ऑर्डर हुआ और देखिए नागरिकता और ये जो चीज लिंक कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन नागरिकता तय कर रहा है, जो प्रोसेस कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है। और का प्रोसेस को देखने के लिए हमारे पास होम मिनिस्ट्री है, ये काम होम मिनिस्ट्री का था जो इलेक्शन कमीशन कर रहा था। हमें याद रखना चाहिए कि 2014 में ये एक
कैंपेन चल रहा था कि वोट बढ़ाए जाएं, लोगों को ज्यादा ज्यादा वोटिंग का मौका मिले, पब्लिक वोटर बने, ये पूरी कैंपेन थी। मैं तो अभी उस दिन जिस दिन कैंपेन चल रही थी, मैं कॉर्ट क्लब में बैठा हुआ था, मैंने देखा बड़े बड़े पोस्टर लग गए कि लीजिए साहब वोट बनवाइए और ये करिए, ये मोटिवेशन। तब तो ये चल रहा था 2014 में। अब आगे ये चलने लगा कि वोट कैसे कटवाए जाएं, कैसे कम करे जाएं। आप ये देखिए रिवर्स गियर में डाल दिया कि साहब वोट कम करे जाए, कैसे कम करे जाए। अभी हमने देखा राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा एविडेंस दिया, और यही नहीं, मैं तो राहुल गांधी के बदायूं जिले का हूँ, वहां का पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2019 में 20-25 हजार वोट ज्यादा पड़ गए थे, आप देखें। और उसके बाद फिर वो रिट हुआ हाई कोर्ट में, लेकिन फाइनली वो नहीं तय हो पाया। इसलिए अभी मैंने वहां के कैंडिडेट से कहा था कि भाई ये देखो, इस बात को पब्लिक में लाओ, ऐसा कैसे हो गया, वोट ज्यादा कैसे पड़ गए। तो हमारा ये मानना है, ये हम चाहते हैं बतौर भारतीय नागरिक के इलेक्शन ईमानदारी से हो। वोट का राइट बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। वोट के राइट से इक्वलिटी का राइट मिलता है लोगों को। और ये जो चल रहा है कि बांग्लादेश से आ गए ये लोग, हो सकता है कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो, बिहार में हो सकता है, तो कुछ जिलों में हो सकता है, लेकिन बाकिया जिलों में लोग क्यों आएंगे? यहाँ रोजगार नहीं है। पहले लोग रोजगार के लिए बांग्लादेश पार करते थे, आज बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमारे कंट्री से ज्यादा है, वहां जॉब ज्यादा है, ज्यादा जॉब क्रिएशन है। आज हमारे मुल्क में 25-30 लाख लोग अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। अब तो हम उस प्रोसेस में चले गए हैं। उसमें ये कहना कि साहब नागरिकता का बहुत बड़ा इशू बनाना, होम मिनिस्ट्री देखेगी। फॉरेनर्स एक्ट है हमारे यहाँ, लोगों का ट्रायल हुआ है, मैं जज रहा हूँ, मैंने ट्रायल करा है, हमने ऑर्डर किया है कि इसको भेज दिया जाए पाकिस्तान, जहां का भी हो, जर्मनी भेज दिया जाए। जैसे लोग वीजा जंप कर देते थे या एक्सटेंड कर देते थे अपना स्टे विदाउट वीजा। तो ये सब प्रोसेस हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ की पुलिस, हमारा क्या एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज को देखता है। ये थोड़ा सा आसाम बंगाल का जो एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है, उसकी क्राइसिस ज्यादा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक पार्टी हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर एक इशू बनाए रखती है कि बांग्लादेशी। अरे भाई, मुझे तो नजर नहीं आता। अपने शहर में देख लीजिए, हम लोग अब जिस बस्तियों में रहते हैं वो हम पहचान लेंगे कौन सा आदमी बाहर का है, उसको पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, पकड़ जाएगा और उसके बाद ट्रायल हो जाएगा, साबित कर सकेगा, करेगा, वरना नहीं करेगा। तो देखिए ये जो चीज है, इसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा, लोगों के वोट बनेंगे और लोग वोट डालेंगे, और फ्री और फेयरफुल इज द बेसिस ऑफ ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उसके अंदर हर चीज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और हमारी ब्यूरोक्रेसी को और जुडिशरी को ऑनेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद के लिए मैं बिल्कुल कहूंगा कि जो लोगों को अपने कॉन्शियस से काम करना चाहिए। कोई भी रूल हो, जैसे अभी बीच में कहा, हाँ भाई अगर आधार गलत है तो उसकी इंक्वायरी हो सकती है, वेरिफिकेशन ऑफिसर्स कर सकते हैं। गलत होगा तो उसको जेल में डाल दीजिए पकड़ के, अगर कोई फ्रॉड करता है। अब हमारे मुल्क में तो हम देखते हैं कि जगह जगह गड़बड़ हो जाती है। क्या कहें इस बात को? अब किसी एक आर्गन को कहना मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल, हर आर्गन में अच्छे हैं, हर आर्गन में खराब लोग हैं। ठीक है सर, लेकिन सर आपकी बात है कि सर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ पंकज यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। पंकज यादव जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? 65 लाख वोटर जो है वो बिहार में बताया जा रहा था कि फर्जी है, उसमें तमाम ऐसे लोग होंगे जो आधार की वजह से, फर्जी आधार जिनका बताया गया होगा या आधार नहीं लग पाया होगा, 65 लाख वोटर बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब आधार को मान्यता दे देने से बिहार के वोटरों को निश्चित रूप से जरूर इस फैसले के बाद सहूलियत मिली होगी। आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? मुझसे कर नहीं, पंकज यादव जी से मेरा सवाल, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज जी से। पंकज जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। पंकज जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल पंकज जी, आप अपनी बात। तो ये आप देख लीजिए कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस में क्या हुआ। आप टाइमिंग देखिए, कितना जल्दी इनको किया गया। बीएलओ किसी के घर नहीं पहुंचे, बीएलओ ने किसी से संपर्क नहीं किया, बीएलओ ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, बीएलओ कहीं भी निकला नहीं और अपलोड हो गया। और जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस था पूरी तरह अनफेयर था। जो काम 2 साल का था आप महीने भर में कैसे करा दीजिएगा? दूसरा चीज कि जिस तरह से ये बिहार में चुनावी योजना के तहत ये वोट लूटने का जो काम था, वोट चोरी करने का, ये पूरा आधार उसी पर सीमित था। और जिस तरह से ये वोट चोरी करने का प्लानिंग किया गया था, ये गनीमत है कि राहुल गांधी जी ने एकदम टाइम पे चीजों को रखा और पूरे
तथ्यों के साथ रखा और पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान को बताया कि किस तरह से ये लोग कैसे चोरी कर रहे हैं। हमने जब भी कोई बात हुई तो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन पे ये चीजें रखा, कहा कि ये गलत हो रहा है, ये आरोप है। आप देखिए ना उन दौर में क्या हो रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बने हुए थे। आज ये जो बात हो रही है, बहुत सारी चीजों को मैं सुना, थोड़े लेट से आया उसके लिए सॉरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रोहिंग्या और मुसलमान की जो बोलते हैं ये बात, एक आदमी बिहार में नाम बताए, इलेक्शन कमीशन एक आदमी का नोटिफिकेशन दिखाए कि गलत हुआ है, एक आदमी नहीं आया, कहीं भी इतनी बड़ी सर्च हुई। और आप सोच लीजिए कि किस तरह से रोहिंग्या के नाम पे या मुस्लिम के नाम पे बांग्लादेशी हैं, किस तरह से इनकी मानसिकता को दर्शाता है। आप ये देखिए ना कि ये लोग किए क्या, पूरे चुनाव के ये जो प्रोसेस हुआ पूरी तरह से फर्जी है। आप देखिए अजीत अंजुम जी का रिपोर्ट देखिए, उस रिपोर्ट में आपको ये जानकारी मैं दे दूं कि सबसे पहला रिपोर्ट पटना के अंदर हुआ था, उसमें हम खुद बताए थे कि मेरे यहाँ कोई भी नहीं आया है और फर्जी तरीके से मेरा जो वोटर लिस्ट है वो अपलोड किया गया, फर्जी तरीके से मेरे घर के पूरे फैमिली का फर्जी रूप से। मैंने सिर्फ पीएलओ को इतना ही फोन करके पूछा कि मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट आपने डाला है, आप प्लीज हमको बता दीजिए, मैं वही डॉक्यूमेंट लेके फिर नेक्स्ट टाइम जाऊंगा। तो वो बोले कि मुझे कुछ नहीं पता है। तो मेरा घर पंकज यादव जी, अब इस फैसले के बाद तमाम ऐसे लोग जो आधार से वो वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराना चाह रहे थे, अब उनको जरूर सहूलियत मिलेगी। तो वो और यही आप लोग इसका विरोध भी लगातार कर रहे थे। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। हाँ, नहीं है, लगातार कर रहे। तो और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है, आप आधार आज के डेट में हर एक आदमी के पास अवेलेबल है। बहुत सारी जो उसमें 12 से पहले जो 11 सूचियां थी उसमें 90% लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं थे। और ये जो आधार के ऐड होने से बाकी डॉक्यूमेंट उन गरीब को, जो किसान है, किसानी करते हैं, खेती करते हैं, जिनके यहाँ बाढ़ आती है, नॉर्थ बिहार आप चल रही है तो मैक्सिमम घर सबका डूब जाता है, उनकी संपत्ति खत्म हो जाती है, मकान तक ढह जाता है, उनके पास डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे? आप समझिए कि उनके लिए रामबाण के रूप में, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत बड़ा चीज है, कोर्ट ने जो वो डिसीजन दिया बहुत उसके लिए लाभदायक है। बेचारा एक तो डॉक्यूमेंट आज के डेट में बचा लिया। और रह गई बात, जो चीजें इन लोग लगातार कहते रहे हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग का कार्य और रवैया था, बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना एकदम दोष रूप, मतलब जिस तरह से एक तरफा और पूरी तरीके से इन लोगों ने जिस तरह से काम करने का काम किया, इनकी जो स्वायत्त की संस्था है तो पूरा विश्वास खोने का काम किया। पूरा हिंदुस्तान में जिस तरह से चुनाव आयोग पे जितना भरोसा होता है वो भरोसा इन्होंने अपने आप से खत्म किया। इनके कार्यों से, इनके कलापों से लोगों के बीच में जो मैसेज था चुनाव आयोग के प्रति, वो चीजें खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है पंकज यादव जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ अन्य खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारे खास शो मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एसआईआर में आधार लेकिन नागरिकता में निराधार, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। अजय शुक्ला जी, आपका रुख कर रहे हैं। अजय शुक्ला जी, आप चुनाव आयोग के अनुसार 99.6% जो नागरिक हैं वो पहले ही जो 11 प्रपत्र दिए गए हैं, 11 सूचीबद्ध किए गए हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर 99.6% ने जो है अपने दस्तावेज पेश कर दिए हैं। अब 0.4% बचे थे, लगभग लाखों में कुछ लाख उनकी संख्या हो सकती, कुछ लाख उनकी संख्या है। ऐसे में यह कहना कि आधार कार्ड ही फर्जी बनाए जा सकते हैं, अन्य दस्तावेज जो हैं वो भी फर्जी, वो क्या फर्जी नहीं बनाए जा सकते हैं? दूसरी चीज, नागरिकता, देश के नागरिक को ही चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, लेकिन आधार कार्ड से व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया में तो भाग ले सकता है लेकिन वो नागरिकता प्रमाणित नहीं कर सकता है। ये कुल मिलाकर ये तमाम सवाल हैं
इनको आप कैसे देखते हैं, और इस कुल मिलाकर इस फैसले को, आधार के फैसले को आप कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो 12वें प्रपत्र के रूप में जारी किया है? देखिए, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल प्रासंगिक आदेश जारी किया है, और यह आदेश देने में इतनी देरी की मैं इसको मतलब किसी भी स्थिति में उचित नहीं मानता हूं। लेकिन चलिए, इतने दिनों तक सुप्रीम कोर्ट ने यदि उसकी समीक्षा की है, उसके बाद आदेश दिया है, तो इसे माना जाएगा कि पूरे सभी तथ्यों पे विचार करने के बाद दिया है। देखिए, ये चुनाव आयोग, आवाज नहीं आ रही है हमको भाई, कि वो पूरी तरीके से यह सुनिश्चित करता कि यह जो है पहले ही उतने सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे जिनकी बात होती रही है। क्योंकि देखिए, जब 2009 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था आधार कार्ड बनाने का, उस समय से लेकर के 2014 तक जो आधार कार्ड बने थे वो 11.5% बने थे जी। और 11.5% जब हुए थे, उस स्थिति में उस बीच में ही एक जो है पब्लिक लिटिगेशन फाइल कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो आरएसएस के लोगों ने फाइल की थी, और उसमें यह कहा था कि आधार को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, आधार से के खिलाफ पूरा उन्होंने कैंपेन चलाया था। बाद में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उसके बाद उन्होंने मई में ही आधार कार्ड को नोटिफाई किया कि ये सभी चीजों से जोड़ा जाएगा। तो जब शुरुआत हुई तो वही विरोध कर रहे थे, और फिर उन्होंने ने कहा सब में जोड़ा जाएगा। फिर आप देखिए 2021 का जो नोटिफिकेशन था, उसमें आधार कार्ड में कहा गया कि ये चुनाव के इसमें वोटर लिस्ट के साथ में ऐड किया जाए जी। अब आप अपने ही नोटिफिकेशन से भागने लगे, तो यह अपने आप में बेहद मतलब दुखद था कि कुछ जगह तो आप आधार ले रहे हैं, कुछ जगह ये कह रहे हैं। यदि वो संदिग्ध था तो उसके लिए आप भारत सरकार को तत्काल चिट्ठी लिखते कि हमें ये जानकारी मिली है कि ये गलत है, क्योंकि नागरिकता चेक करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। चुनाव आयोग इस तरह की भूमिका कर रहा था, इतना कम वक्त रह गया, तब उसने किया जिससे कि बहुतायत में लोग नामांकन ना करा पाए। लेकिन इस साजिश को जो चुनाव आयोग ने रची, वह साजिश शायद बेनकाब हो गई सुप्रीम कोर्ट में, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब यह आदेश जारी किया। यदि सुप्रीम कोर्ट यह चीज पहले कर देता, यह बात कहता कि उनमें से जहां फर्जी बने हैं, जो कुछ है उसको लेके, तो फर्जी तो कौन सा डॉक्यूमेंट इस देश में नहीं बनता, और पकड़े भी जाते हैं। मुझे आज भी याद है, बिल्कुल यही सवाल है। स्टोरी लिखी थी 2015 में, नकली कागज असली पासपोर्ट, इस तरह से नकली कागज लगा के असली पासपोर्ट बनाए जाते हैं। उस पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, और पंजाब में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये हो रहा है तो आप उसी समय रोकिए। ये सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उसका प्राधिकरण है कि वो एक भी फर्जी आधार कार्ड न बनने दे। और आधार कार्ड फिंगरप्रिंट्स, सारे 10 फिंगर्स के प्रिंट्स होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई फर्जी बन जाता है तो इसके लिए तो जवाबदेह भारत सरकार है। और यदि भारत सरकार ये फर्जी बनवा रही है तो निश्चित रूप से भारत सरकार से सवाल किया जाना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग ने इस देश के नागरिकों को दंडित करने का और चुने हुए कुछ लोगों को बाहर कर देने का रास्ता अपनाया, एक राजनीतिक पार्टी के इशारे पर। इसलिए शायद वो सारे सवालों के भी जवाब, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक भी सवाल का वाजिब जवाब नहीं दे सके। आज एक कॉन्क्लेव में, इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में, वहां 2 पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक इलेक्शन कमिश्नर संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने ज्ञानेश कुमार गुप्ता के बयान को कहा कि वह पूरी तरीके से निंदनीय है, गलत है, और इस तरह से उन्हें नहीं कहना चाहिए था, बल्कि उन्हें एड्रेस करने चाहिए थे हर वो विषय जो राहुल गांधी ने उठाए थे। और राहुल गांधी ने वाजिब सवाल उठाए, और इनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्हें नरेंद्र मोदी ने ही नियुक्त किया था। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं
कि जो भूमिका अदा की है चुनाव आयोग ने, उसने भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म कर दी और इस देश के नागरिकों के साथ धोखा किया था, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने एक सुधार करने की कोशिश की है और साथ ही यह भी कह दिया कि यदि कहीं कोई गलत है तो उसे ऑथेंटिकेट करा ले। तो बेहतर है, इससे मैं समझता हूं एक बेहतरीन फैसला है। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मनीष शर्मा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा जी, आपसे अहम सवाल, जिस तरीके से डुप्लीकेसी की या फर्जी की बात अगर कही जाती है, तो फर्जी सिर्फ आधार नहीं, फर्जी बैंक में खाते भी खुल जाते हैं, फर्जी जो है लोग जो है प्रमाण पत्र भी बनवा लेते हैं, तमाम प्रमाण पत्र फर्जी बन जाते हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो इस 11 प्रपत्रों में तमाम जो प्रपत्र शामिल है वो भी फर्जी बन सकते हैं। दूसरी चीज जो अहम सवाल हमारा आपसे है कि अगर वोटर लिस्ट में आधार को मान्यता मिल सकती है तो नागरिकता में मान्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और क्या आधार सिर्फ पहचान है, नागरिकता का प्रमाण फिर आधार क्यों नहीं? नहीं, मैं तो देखिए इसमें ये कह रहा हूं कि शुरू से ही चुनाव आयोग की जो दिशा है वो दिशा तो ज्यादा से ज्यादा वोट की छटनी करना है, वोटरों की छटनी करना है, वो उसकी ओरिएंटेशन है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई चुनाव आयोग उसकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग छूट जाएं। और इसलिए आप देखेंगे कि जो दस्तावेज सबके पास हैं, जो दस्तावेज सबके पास है, शुरू से ही चुनाव आयोग ने उन दस्तावेजों को नहीं माना। और अब देखिएगा कि संविधान की जो दिशा है, इसीलिए देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार इसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। संविधान की दिशा है ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को लिंक किया जाए, अभियान चला करके, कैंपेन चला करके, यह लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिहाज से ज्यादा वोटरों को जोड़ा जाए। चुनाव आयोग की यह दिशा होनी चाहिए थी, संविधान की यह दिशा है। सुप्रीम कोर्ट को उस संविधान की दिशा को ध्यान में रखते हुए बार बार आप देखेंगे कि अभी तो राजनीतिक विपक्ष से टकराव चल रहा था चुनाव आयोग का। मैं देख रहा हूं कि कोर्ट बनाम चुनाव जो संस्थाएं हैं उनके बीच में आप देखेंगे लगातार हर सुनवाई में बेहद आप देखिएगा कि बहुत तीखे बहस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं और बार बार करेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब आप समझिए, इशारा कर रहा था जब सुप्रीम कोर्ट कि भाई आधार कार्ड को मान लीजिए आप, जवानी बोला था उस समय, सलाह दिया था। अब सलाह देना इतना, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे रहा है, कोई सामान्य बात तो है नहीं। चुनाव में उसको नकार दिया, आज उसको मजबूरी में आदेश देना पड़ा। अभी तक कोर्ट में आज ये उठा कि पैरा लीगल वॉलंटियर वहां लगेंगे बिहार में, जो मतदाताओं को जोड़ने के लिए काम करेंगे। अभी तक एक भी पैरा लीगल वहां वॉलंटियर नहीं जोड़े गए। तो मेरा ये कहना है कि अगर विपक्ष का आंदोलन नहीं रहता और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी इस तरह से नहीं होती तो बहुत बड़ा संकट बिहार के वोटरों के सामने आने वाला था। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी एसआईआर को गलत नहीं मान रहा। सुप्रीम कोर्ट भी अभी आप देखेंगे ऑन द होल एसआईआर को गड़बड़ नहीं मान रहा है। और जबकि ये खास टाइमिंग में ये एसआईआर हो रहा है, 4 महीने के अंदर हो रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में 2003 में भी एसआईआर नहीं हुआ था। पहली बार दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, लोग भारतीय होने का दर्ज कर दिया करते थे और ये पहली बार हो रहा है। तो कंसेप्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया। अब उसमें खतरा यह है कि चुनाव आयोग एक सम्मेलन बुलाने जा रहा है बहुत जल्दी। तमाम राज्यों के जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 10 सितंबर को उसने घोषित कर दिया। 10 सितंबर को चुनाव आयोग जो है वो सम्मेलन करने जा रहा है और उसमें तय करने जा रहा है कि पूरे देश में एसआईआर कब हम करेंगे। और एक बात और आपसे कहते हुए कि आप जान लीजिए, आप चुनाव आयोग कह रहा है कि मात्र 0.4% या 3% ही लोग छूट गए। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अधिकतम लोग जो हैं केवल दस्तावेज नहीं जमा कि उनका नाम जमा है, उनका दस्तावेज नहीं जमा है, उनकी जांच पड़ताल अभी होनी है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि जिन 35 लाख लोगों को 65 लाख लोगों को आखा होगा वो भी अभी खतरे में हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं। जिन 2 करोड़ लोगों को 1 करोड़ लोगों को अपनी दस्तावेज जमा करना है, उनके ऊपर भी तलवार लटकी है। और अभी जो आपका वोटर लिस्ट आई है वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है। असली पता चलेगा कि 1 सितंबर को, जो 10 सितंबर को या 30 सितंबर को जो अंतिम लिस्ट आने वाली है 30 सितंबर को, तब जाके अभी आपको पता चलेगा। तो मेरा ये कहना है खतरा टला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और विपक्ष के आंदोलन के बल पे
उस खतरे को कम किया गया है। लेकिन अगर एसआईआर को होने दिया गया पूरे देश में, तो आने वाले समय में पूरे देश को ही संकट में डालने की ये कोशिश है। और ये वास्तविक खतरा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी अभी ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक है मनीष जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ सुरुथि जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुरुथि जी, आपसे अहम सवाल, क्या चुनावी प्रक्रिया और नागरिकता के जो मानदंड है वो अलग होने चाहिए? क्योंकि आधार को यहां नागरिकता से अलग रखा गया है, आधार सिर्फ पहचान पत्र है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रिया जो देश की होती है उसमें हर नागरिक वही नागरिक चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकता है जो देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरी तरफ जो फर्जी की बात कही जा रही है, आधार को जिस वजह से अब तक रोका गया था, तो फर्जी तो तमाम प्रपत्र बनाए जाते हैं, सिर्फ आधार के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा था अब तक? पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार जी। सर, मैं आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया रिगार्डिंग आधार कार्ड कि आधार कार्ड को एज अ 12th डॉक्यूमेंट ट्रीट किया जाए जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसमें इलेक्टोरल रोल के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो आधार कार्ड की अगर बात की जाए कि उसको एज अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट के तौर पे क्यों नहीं यूज किया जा सकता है, उसको इसलिए नहीं यूज किया जा सकता क्योंकि जो हमारा सेक्शन 23(4) है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1915, उसका ये कहना है कि जो आधार है वो सिर्फ एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड के तरह पे यूज हो सकता है, एक वैलिड आइडेंटिटी की तरह पे प्रूफ हो सकता है, ना कि ये प्रूफ करने के लिए कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो सिटीजनशिप है इंडिया का। उसके लिए जो सेंटर है उसको एक स्पेसिफिक रूल लाना होगा, स्पेसिफिक लॉ लाना होगा जिसमें वो ये कहे कि आधार कार्ड को एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है कि ये प्रूफ करने के लिए कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एक सिटीजन है इंडिया का। और रही बात फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स की, तो ये सच है कि सिर्फ आधार नहीं, हमारे इंडिया में हर तरह के डॉक्यूमेंट्स की फॉर्जरी होती है जो कि मल्टीपल केसेस में आपको देखने को मिलती है। तो आधार कार्ड कोई एक स्पेसिफिक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसको सिर्फ और सिर्फ जिसको जो है फॉर्ज किया जा सकता है। हर एक तरह का डॉक्यूमेंट फॉर्ज किया जा सकता है। और रही बात कि जो ये कि आधार कार्ड को हम एज अ लीगल डॉक्यूमेंट यूज करें सिटीजनशिप के लिए, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट कोई रूल नहीं ला सकता, इसके लिए सेंटर है जिसको कि एक स्पेसिफिक लॉ लाना होगा अगर हम उसको एज ए सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट यूज करें। और इस वाले केस में जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इलेक्टोरल कमीशन इस बार कर रहा है, इसके लिए जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने स्पेसिफाई किए कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कि आप एज अ अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके आएंगे प्रूफ करने के लिए कि यस यू आर द सिटीजन एंड यू आर लीगली वैलिड टू वोट, बिकॉज राइट टू वोट सबका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के आज के जो ऑर्डर है जजमेंट के बिहाफ पे, ये आधार कार्ड एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड हो गया है। दिस इज अ 12th डॉक्यूमेंट और ये काफी अच्छा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो मेजर यही चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 2023 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज सबको डायरेक्शन दी थी कि आप जो नए वोटर कार्ड्स इशू करेंगे उसके लिए आप एक थोरो वेरिफिकेशन करें कि जो न्यू वोटर कार्ड आप इशू कर रहे हैं वो वेदर जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं वो सही हैं, ऑथेंटिकेट हैं या नहीं है। उसमें जो है इलेक्शन कमीशन ने सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है उनको जो है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया था कि वो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, वो उनके ऊपर है, बट यू आर सपोज टू गो डू थॉरो वेरिफिकेशन फॉर प्रोवाइडिंग एनी न्यू इलेक्टोरल ID कार्ड्स। एंड ये जो है इलेक्शन कमीशन है उसके पास पूरा राइट है रिगार्डिंग इलेक्शंस की वो टाइम टू टाइम ये चेक करे कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं कि वेदर दे आर राइट, लीगल, उनमें कोई भी जो है डुप्लीकेट वोटर्स लिस्ट नहीं है और कोई इलीगल वोटिंग नहीं हो रही है। बट यस दे कुड नॉट चेक वेदर अ पर्सन, और ये कह सकते हैं कि वेदर अ पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। उनका काम सिर्फ इतना है कि आप ये चेक करें कि जो इलेक्टोरल रोल्स है वो जो लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है इलेक्टोरल्स की वो ठीक है,
जो नए वोटर्स की लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है या नया वोटर आईडी किसी को भी प्रोवाइड किया जा रहा है वो लीगली ठीक है या नहीं। दिस इज द जो पावर इलेक्टोरल कमीशन के पास है। जी ठीक है, सुरथी जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आमीन जी एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। इस फैसले के बाद एसआईआर पर इस फैसले का क्या आप प्रभाव देख रहे हैं? अब क्या बदलने जा रहा है इससे, अगर आधार इसमें लागू कर दिया है? दूसरी चीज, जो 11 प्रपत्र जो पहले से सर उसमें दर्ज थे कि ये 11 प्रपत्र आप इसमें मान्य हैं, वो प्रपत्र हो या आधार कार्ड हो, वास्तविक सत्य हैं या फर्जी हैं, ये तो वो 11 प्रपत्रों की भी जांच होनी चाहिए। या उन 11 प्रपत्रों की जांच नहीं होती थी कि ये फर्जी है या सही है, उनकी भी जांच होती थी। तो आधार को इतने दिन तक आधार को रोका गया, और अब जब ये आधार को मान्यता दे दी गई है तो फिर से एक अहम सवाल ये हो जाता है कि नागरिकता, अगर वो इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन प्रक्रिया में वो प्रपत्र अगर मान्य हो सकते हैं तो फिर नागरिकता में क्यों नहीं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो प्रवक्ता बैठे हैं उनमें से एक प्रवक्ता ये कह रहे थे कि अभी 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन जो है अपने सीईओस की मीटिंग बुला रहा है। जी मतलब होता है, वो कह रहे थे कमिश्नर्स बुला रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 3 कमिश्नर हैं, उनमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जी, इसके अलावा कोई कमिश्नर नहीं होता है। वो कहलाते हैं, जो स्टेट में हमारे हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उसी स्टेट के होते हैं, लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन के इलेक्टर रोल पे होते हैं और उनकी सारी जो प्रक्रिया है वो हमारे अधीन होती है। उनको कहते हैं सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स। ये हमारे स्टेट में कमिश्नर नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो आपने बात कही कि ये जो चीजें हैं एसआईआर के तहत जो की गई हैं, देखिए एक प्रक्रिया है, हमेशा इलेक्शन कमीशन करता रहा है, और ये प्रॉब्लम इसलिए आई थी कि अभी हरियाणा और दिल्ली और महाराष्ट्र में जो कहा गया था कि कुछ बीजेपी के वोटर्स को डाल दिया गया है लिस्ट के अंदर और अपोजिशन के वोटर्स को काट दिया गया है, ऐसा महाराष्ट्र में कहा गया था। जब ऑनरेबल कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, उसका ऑर्डर आप भी पढ़ लीजिए, उन्होंने इनको साफ मना कर दिया था कि आप कोर्ट का वक्त मत खराब करिए। इलेक्शन कमीशन भी एक संवैधानिक संस्था है, उसने जो किया है वो सही रूप से किया है। फिर आप बात आई कि ये आधार कार्ड की बात, मैंने पहले ही कहा था अपने रिमार्क में, ये इलेक्शन कमीशन जो है, उस वक्त मिस्टर गणेशन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और मैं वहां पर था, तो उन्होंने ये कहा था इसी को, आधार कार्ड को हटा के हम वोटर आईडी कार्ड को ही पावरफुल बना देते हैं, 50 कार्ड रखने की जरूरत नहीं है सरकार को। उस वक्त ये हमारा ये जो गया था लॉ मिनिस्ट्री, जो नोडल मिनिस्ट्री है, उसको ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने नकार दिया था और कहा था नहीं, आधार कार्ड होना चाहिए। जबकि आधार कार्ड के बारे में ये जब जोड़ा गया वोटर आईडी कार्ड से, तो करीब 60 करोड़ के आसपास जोड़ दिए गए थे, लेकिन कुछ लोग चले गए और कोर्ट में जाके कहा सुप्रीम कोर्ट से, इसको रोक लगाइए, इनका नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसलिए जोड़ा जा रहा था आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड, जिसकी को इस गवर्नमेंट ने किया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने, और कैबिनेट ने पास कर दिया, कि क्या है कि डुप्लीकेसी हो रही थी। ये यानी जो डुप्लीकेसी, अगर आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा वोटर आईडी कार्ड, तो उसमें पकड़ने में आसानी होगी। तो कोई गाजियाबाद बैठा हुआ है, कोई दिल्ली बैठा हुआ है, दोनों अलग अलग बैठेगा। अगर आधार कार्ड तो एक ही होता है ना, आधार कार्ड से डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी, ना लोग डाल पाएंगे। और बताइए दूसरा क्वेश्चन आप क्या कह रहे थे? हाँ सर मेरी एक जिज्ञासा है, इस फैसले के बाद मेरा व्यक्तिगत एक मतदाता के तौर पर मेरे पास आधार है, मेरा मैट्रिक पेपर है जो इसमें 12 प्रपत्रों में मान्य किया गया है। मेरा सवाल सर ये है कि मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं हूं, ये प्रपत्र जो हैं ये प्रमाणित नहीं करते हैं। तो सर मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर मैं शामिल होता हूं, मैं वोट डालता हूं, तो कहीं ना कहीं अभी ये प्रमाणित नहीं है कि मैं नागरिक हूं या नहीं हूं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मैं प्रभावित कर रहा हूं। तो ऐसा क्या होना चाहिए सर? आंसर दे रहा हूं। ऐसा है कि जो हमारा फॉर्म नंबर 7 है जी, जिसको आप लोग भरते हैं, उसके नीचे आप देखेंगे एक लाइन लिखी हुई है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। उस फॉर्म के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है जी, उस साइन करते हैं, उसका आपको काउंटर फाइल दिया जाता है। और आपको आज बता दूं, जो अभी बात चल रही थी कि बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उधर लालू प्रसाद का जो बेटा है उसके लिए कहा गया था, तेजस्वी प्रसाद के लिए उसने डबल कार्ड रखे हैं, इधर कांग्रेस के जो
प्रवक्ता हैं वो और उनकी वाइफ के डबल आई कार्ड बने हुए हैं, तो उसमें देखिए यही फॉर्म जिसपे साइन करके आप देते हैं डिक्लेरेशन कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, अगर वो पकड़ा जाता है डबल वोटर आईडी से तो उसको 1 साल की सजा है ऑफिशियली, ठीक है। इसीलिए एक बात देखिए, चेक एंड बैलेंस होने चाहिए और कोशिश की गई है कि भारत का नागरिक ही हमारा वोटर आईडी कार्ड हो, जबकि ये देखा जाता है कि नागरिक जो होता है हमारा भारत का वो भी इलेक्शन भी लड़ सकता है, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, क्योंकि वो भारत का नागरिक है, उस प्रक्रिया में शामिल होता है, वोट भी देता है और कैंडिडेट भी। सर सवाल यही था, सर सवाल यही था कि कोई भी नागरिक बांग्लादेशी हो सकता है, नेपाली हो सकता है, कहीं का अगर वो आधार कार्ड बनवा लेता है तो वो हमारी इलेक्शन प्रक्रिया में वो शामिल हो सकता है, क्योंकि आधार मान्य है, मैट्रिक के पेपर मान्य है, लेकिन वो नागरिक नहीं है। सुनिए आइडियर, हमारे इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है ये वेरीफाई करे कि भारत का नागरिक है कि नहीं है। हमने तो साइन करा लिया ना, हमारे बीएलओ ने एप्लीकेशन के ऊपर साइन करा लिया कि मैं वोटर आईडी कार्ड रजिस्टर होना चाहता हूँ और मैं भारत का नागरिक हूँ। उसके बाद तो फिर देखेगी होम मिनिस्ट्री, ये होम मिनिस्ट्री का प्रेजेंट है, हमारे इलेक्शन कमीशन का नहीं है जी। चीजें मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे साथ सुरुथी जी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सुरुथी जी, एक मिनट मनोज जी, मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, आप यदि किसी भी फॉर्म पर डिक्लेयर करके दे दिया जाए मैं भारत का नागरिक हूँ तो वो मान्य हो जाएगा। ये इलेक्शन का एक संवैधानिक संस्था है, इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति लिख के यदि दे दे बांग्लादेश या नेपाल का, मेरा बिल्कुल मेरा यही सवाल था जी। जी आप अपनी बात मान्य नहीं हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का ये भी दायित्व होना चाहिए या होता है एक संवैधानिक संस्था के तौर पर कि वो ये भी डिक्लेयर करे वो भारत के नागरिक हैं, और इलेक्शन कमीशन यही करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मोहम्मद आमीन जी तो कह रहे हैं ये तो उनका काम नहीं है, वो ये काम कहाँ कर रहे हैं? वो तो नहीं, इलेक्शन कमीशन का ये भी अभी एक बात बता, भारत के नागरिक ही भारत में चुनाव लड़ सकते हैं। गृह मंत्रालय, ये तो गृह मंत्रालय का काम है। मोहम्मद आमीन जी साफ तौर पर कह रहे हैं, रुपेश जी, मोहम्मद आमीन जी साफ तौर पर कह रहे हैं ये गृह मंत्रालय का काम है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। फिर तो साइन करा लिया कि हम भारत के नागरिक हैं, हम उसको वोटर आईडी कार्ड देंगे, लेकिन इसकी जांच अगर करवानी है तो गृह मंत्रालय करेगा। यही बड़ा सवाल है। ठीक है सुरुथी जी, आपका रुख एक बार फिर से कर रहे हैं, इसी सवाल के साथ आपके पास आ रहे हैं। ये बिल्कुल ये जिज्ञासा भी है कि अभी मोहम्मद आमीन जी ने कहा कि कोई फॉर्म भर के दे दे कि मैं भारत का नागरिक हूं, मेरे पास ये आधार कार्ड है, मेरे पास ये आधार कार्ड है और मैं भारत का नागरिक हूं, तो वो इलेक्शन प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ठीक है रुपेश जी आ रहे हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भारत का नागरिक ही हो। सुरुथी जी, ये डॉक्यूमेंटेशन हमारा प्रूफ ही नहीं करता है जो हम भारत के नागरिक। सर मैं आपका सवाल सुन नहीं पाई हूँ बिकॉज श्रुति जी मेरा सवाल है, मेरा भी सवाल है। रुपेश जी अभी यही सवाल कर रहे थे, हालांकि मोहम्मद अमीन जी ने कहा कि ये उनका काम नहीं है। मेरी जिज्ञासा, मेरा सवाल ये है कि मैं जो फॉर्म आता है वो उस फॉर्म को मैं फिल करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मेरे पास ये आधार कार्ड है, लेकिन वास्तविकता हमारी जांच की नहीं गई कि मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं हूं। मैंने आधार कार्ड फर्जी बनवाया है और फॉर्म फिल करके अगर मैं दे दूं तो क्या मैं इलेक्शन प्रोसेस में भाग ले सकता हूं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता हूं? ये अधिकार हमें मिल जाते हैं, मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए सर, पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो ये फॉर्म 7 है जिसपे ये लिखा रहता है कि आप जो है मैं भारत का नागरिक हूँ, इसमें आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो है इसके साथ लगाने होते हैं। आधार कार्ड अभी तक वैलिड नहीं था, मतलब था बट लेकिन यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और जिसका एक वैलिड रीजन ये भी है कि भाई इसको फॉर्जरी इसमें होती है, बट फॉर्जरी बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स भी होती है। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि वो ये वेरीफाई करे कि जो है पर्टिकुलर पर्सन ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो उन्होंने फ्रॉड करके प्रोवाइड किए हैं या सही है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो ये चेक करे कि जो इलेक्टोरल रोल की जो लिस्ट तैयार होती है वो सही है या गलत है, या उसमें कोई डुप्लीकेट जो है या डुप्लीकेट लोगों का नाम है या जो है डुप्लीकेट। मैडम सुरथी जी, मेरा यही सवाल है कि जब डुप्लीकेट आप जब पता इलेक्शन कमीशन का काम ही ये नहीं है तो वो डुप्लीकेट कैसे देखेगा इलेक्शन कमीशन? कि जब अभी मोहम्मद आमीन जी ने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए गृह मंत्रालय
से संपर्क ये करना गृह चाहिए? मंत्रालय का काम। जी सर, ये गृह मंत्रालय का काम है, बट इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि अगर उसको ये जब आप उसको वेरीफाई करते हैं, लिस्ट को तैयार करते हैं और आपकी नॉलेज में ये आता है कि भाई डुप्लीकेट जो है यहाँ पे लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि एक ही नाम पे 2 इलेक्शन आईडी कार्ड्स जो दिए गए हैं या कुछ उसमें फ्रॉड किया गया है, तो उसका काम है कि वो मिनिस्ट्री को जो है इन्फॉर्म करे, उस पे एक्शंस लेने का काम मिनिस्ट्री का है, पर्टिकुलर स्टेट का है। इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं है कि वो पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर कोई भी एक्शन ले, वो उसको डिसबार कर सकता है इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन में है वोट करने से, बट उनका काम ये नहीं है कि वो ये वेरीफाई करे कि वेदर जो है वो सिटीजन है या नहीं है। उनका काम है कि जो इलेक्शन के लिए जो आईडी कार्ड्स, वोटर आईडी कार्ड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, क्या वो सही ढंग से प्रोवाइड किए गए हैं, क्या वो सही हैं, वो डुप्लीकेट तो नहीं है, और अगर ये सामने आता है कि वो डुप्लीकेट है या गलत तरीके से वो प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो उसके बारे में रिपोर्ट करे मिनिस्ट्री को, और फर्दर मिनिस्ट्री या स्पेसिफिक जो स्टेट है वो उस पर्टिकुलर पर्सन पे एक्शन ले या अथॉरिटी पे एक्शन ले जिन्होंने जो है उसको प्रोवाइड किया, विदाउट वेरीफाइंग कि वेदर दोज डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट और नॉट, आर कंप्लीटली ऑथेंटिक और नॉट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। निश्चित रूप से मेरा भी ज्ञानवर्धन हुआ है। मोहम्मद अमीन जी ने महत्वपूर्ण बातें बताई, मेरा भी ज्ञानवर्धन हुआ है, क्योंकि मैं अब इसमें बहुत विशेष जानकारी नहीं रखता था, लेकिन काफ़ी कुछ मेरे भी नॉलेज बढ़ा है मेरा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी बहुत शुक्रिया आपका। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। बीडी नकवी जी हमारे साथ जुड़े, पूर्व जज हैं, वो भी, उनका भी बहुत शुक्रिया। सुरथी जी वरिष्ठ पत्रकार, माफ कीजिएगा, सुरथी जी वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। रूपेश कुमार झा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मंथन का आज जो हमारा मूल विषय यही था कि अगर नागरिकता में आधार कार्ड मान्य नहीं है, जबकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, जो चुनावी प्रक्रिया में वो आधार कार्ड मान्य होता, आधार या कोई भी पेपर, तो वो ये दोहरा जो मापदंड है, ये जो है ये निश्चित रूप से, हालांकि हमारे विशेषज्ञों ने इसको क्लियर किया है कि उसका अपना काम है, उसका अपना काम है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अभी भी यही है कि क्या चुनावी प्रक्रिया और नागरिकता के मापदंड जो हैं वो अलग होने चाहिए या एक ही होनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए मंथन में मेरे साथ इतना ही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो फिलहाल मंथन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।